Hello everybody, how are you? I am Pintu sir. Welcomes you in the channel of Success Academy Official. तो जैसा कि बच्चों आप लोग ग्रामर पार्ट पढ़ रहे हैं, साथ में आपका बुक्स भी चल रहा है। तो आज का जो चैनल है, आज का जो वीडियो है वो आपको बुक्स पढ़ाने जा रही है, जिसमें बुक्स में आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका सारा जो स्पीच है वो क्लियर कर दिया गया। इसमें आने वाले सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी बता दिया गया, यहाँ तक कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी हो गया। इस टॉपिक में सिर्फ आपका एक कंटेंट बच रहा है, वो है आपका समरी। ओके, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये चैप्टर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका समरी आपको काफ़ी अच्छे से समझना होगा। बिकॉज कि इस समरी का प्रयोग एग्ज़ाम में अक्सर पूछा करता है। हालांकि एग्ज़ाम में आपको जो पैटर्न आएंगे उसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो आप 4 में से किसी एक क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन, बट दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द अदर टॉपिक। तो चलिए यहाँ से आज शुरू करते हैं आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कि इस टॉपिक में आपका समरी कि कैसे समझा जाए, कहानी का क्या थीम्स है, इस कहानी के अनुसार आप समझें कि कैसे महात्मा गांधी ने अपने स्पीच में, अपने भाषण में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को एक ऐसा मुकाम दिया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो चलिए पहले इसमें क्या पढ़ना है जरा आज के टॉपिक्स में देख लें कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। यह है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पार्ट 6, जो कि इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। ओके, इस पार्ट में पार्ट 6 जो आपका होने वाला है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक कंटेंट पढ़ाया जाएगा, वो है आपका समरी। ओके, समरी इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। समरी कैसे होता है, क्या पढ़ना होता है, क्या लिखना होता है, कैसे लिखा जाता है, ये सारी बात की जानकारी मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन आई विल रिपीट इट कि समरी में करना क्या होता है। तो समरी में कम से कम आपके लिए 3 पॉइंट्स माने रखते हैं। इट मीन्स कि समरी को आपको 3 पार्ट में बांटना होगा। हालांकि यहाँ पर आपके पेज के स्लाइड के अनुसार अलग तरीके से दर्शाया गया है, लेकिन चाहें तो आप पूरे कॉपी पे इसको 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर ऑफ दिस स्टोरी और स्पीच। द सेकेंड पार्ट इज द मेन थीम्स ऑफ द स्टोरी और द गिवन स्पीच, एंड द थर्ड पैराग्राफ इज डिनोटेड एज द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी और स्पीच। यानी पहले पार्ट में आपको दिए गए लेखक या कवि के साथ साथ कहानी या कविता का इंट्रोडक्शन देना होता है। दूसरे पैराग्राफ में आपको दिए गए कहानी या कविता का जो मेन थीम्स है, इट मीन्स कि कहानी या कविता किस बेस पर आधारित है, किस चीज़ पे डिपेंडेड है, वो लिखना होता है। और तीसरे पैराग्राफ में आपको पूरे कहानी का या पोएट्री का जो कंक्लूजन होता है, मतलब निष्कर्ष, कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिला, क्या सीख मिली, ये 3 पॉइंट को आपको समरी में लिखना होता है। जो पिछला पार्ट आपका है, सेकंड पार्ट, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज कि दिस इज द मेन पार्ट ऑफ एनी समरी इन विच वी रीड और राइट द इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ द गिवन स्टोरी और द गिवन स्पीच। व्हाट डू यू मीन बाय अ स्पीच, व्हाट इज बेस्ड ऑन अ स्पीच, यह सारे पॉइंट्स आपको लिखना होता है ऑप्शन नंबर 2 यानी पैराग्राफ दूसरा में। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं आज का आपका क्लास। तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें और ये सीखें और ये जानने की कोशिश करें कि कैसे महात्मा गांधी ने हमारे कल्चर को सर्वश्रेष्ठ कल्चर माना है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत जैसे देश जो कि पुराने कल्चर को, पुराने संस्कृति को फॉलो करता है और आज इस मुकाम पर है कि इस 21वीं शताब्दी में भी अपने पुराने कल्चर का प्रचार ना सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेशों में भी फैला रखा है, और यही बात का फ़ायदा हम भारतवासियों के लिए सबसे अनूठी और एक पेकुलियर थिंग्स माना जाता है। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं आज का टॉपिक, समरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो वीडियो साथ अंत तक बने रहें और इस समरी का एंजॉय करें। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें क्वेश्चन, आपका यहाँ पर एज ए क्वेश्चन लिखा गया है कि राइट द समरी, मतलब सारांश। ओके, समरी मतलब क्या होता है, सारांश, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका था कि समरी का हिंदी आपका क्या हो गया, सारांश, यानी सार प्लस अंश, यानी कहानी का पार्ट, भाग। हाँ ओके, देखें यहाँ पर
द समरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो चैप्टर आपका है, इस चैप्टर का जो समरी है उस समरी के बारे में कुछ जानकारी लिखें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से आपका आंसर आपका यहाँ देखें, यहाँ से आपका आंसर शुरू होता है स्टार्टिंग में करा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसको आपको डबल इनवर्टेड कॉमा में बंद कर दिया गया है इसलिए ताकि आप शो कर सकें कि दिस इज द मेन टॉपिक और मेन हेडिंग ऑफ दिस स्पीच। करा भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ओके, इज ए स्पीच, ये क्या है, एक भाषण है। इस पॉइंट को मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखवा दिया था कि विच टाइप्स ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट, इन्हें दिया गया पार्ट किस तरीके का है, तो आंसर क्या लिखे थे, स्पीच। तो यहाँ से आप कंटेंट क्या उठा लिए कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाई महात्मा गांधी, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक भाषण है जो कि महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आगे देखें, फिर कह रहा है ही वॉज बॉर्न, आप यहाँ चाहें तो ही जो यूज किया गया है ये गांधी जी के यूज किया गया है एज ए प्रोनाउन, तो आप चाहें तो यहाँ पर महात्मा गांधी का नाम भी लिख सकते हैं, बट बेटर ऑप्शन इज ही, बिकॉज कि महात्मा गांधी इज यूज्ड एज ए नाउन एंड ही इज यूज्ड एज ए प्रोनाउन इन दिस स्पीच। ही वॉज बॉर्न इन 1869 इन पोरबंदर, गुजरात। महात्मा गांधी जिनका जन्म 1869 को 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ। आगे देखें, कह रहा है ही इज पॉपुलरली, मतलब लोकप्रिय हैं, जाने जाते हैं, नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। आज महात्मा गांधी को मुख्य रूप से बापू के नाम से या फिर द फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्र के पिता, इट मीन्स राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। यानी आज हमारे बीच में गांधी जी अगर पॉपुलरिटी पाए हैं, जिनका पॉपुलर नेम है वो है द फादर ऑफ द नेशन और द बापू। ही वॉज ए ग्रेट पॉलिटिशियंस, वह एक महान राजनीतिज्ञ थे, एज वेल एज ए स्पिरिचुअल लीडर, साथ ही साथ वो एक आध्यात्मिक नेता के रूप में भी जाने जाते थे। तो आपको जैसे यहाँ पर लिखे होंगे ए स्पिरिचुअल लीडर, तो आपको तुरंत मन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद आ गया होगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से समझे होंगे, पढ़े होंगे, याद किए होंगे, तो कि मैंने ऐसा लिखा था कि गांधी जी नोन एज डॉट डॉट डॉट, आंसर में क्या था आपका, ए स्पिरिचुअल लीडर। वही पॉइंट को मैंने यहाँ पर लिखा समरी में कि ही वॉज ए ग्रेट पॉलिटिशियन एज वेल एज ए स्पिरिचुअल लीडर। गांधी जी ना सिर्फ एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे बल्कि एक बहुत ही महान आध्यात्मिक नेता भी माने जाते थे। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, this is the first paragraph of this speech in which I told you about the introduction of Gandhi ji and the speech. ओके, तो इस तरह से आप क्या करते हैं कि पहले पैराग्राफ को आपने कंप्लीट कर लिया जिसमें गांधी जी के सारे डिटेल्स दिया गया इन शॉर्ट, ना कि बहुत ज़्यादा लंबा, क्योंकि समरी आपको एक लिमिट लाइन में, लिमिट शब्दों में लिखना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका यहाँ से आपका होता है दूसरा पैराग्राफ शुरू। ओके, कह रहा है इन दिस स्पीच, मतलब इस भाषण में, ही वांट्स टू शे दैट द सीड्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर वेयर शोन। यहाँ देखिए आप दिया गया सोन, तो यहाँ पर आप क्या यूज कर रहे हैं, V3 फॉर्म, बिकॉज दिस इज द पैसिव फॉर्म एंड यू नो अबाउट वेयर और वाज ऑलवेज बी यूज विथ V3 इन द पैसिव वॉइस बाय आवर एंसेस्टर्स। यहाँ कह रहा ही वांट टू से दैट द सीड ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर वेयर सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। वो कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज लोग थे, जो हमारे फोर फादर्स थे, वो बहुत पहले ही भारतीय सभ्यता का, भारतीय संस्कृति का बीज, ओके, जो भारतीय सभ्यता का जो बीज था वो बहुत पहले ही बो चुके थे। यानी हम ये कह सकते हैं कि आवर फोर फादर्स हैड सोन द सीड ऑफ आवर इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन बिफोर आवर इंडिपेंडेंस, बिफोर a long time in the during of Englishmen। यानी अंग्रेज के समय से ही वो भारतीय सभ्यता का, संस्कृति का नींव होता है ना, फाउंडेशन, एक नींव तैयार करना, वो नींव तैयार कर चुके थे, उसका बीज बो चुके थे। आगे देखें, फिर कह रहा है कि अदर सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड लर्न्ड देयर वेज फ्रॉम ग्रीस और रोम while इंडिया डेवलप्ड हर ओन। अगर हम दूसरे देशों की बात करते हैं, जस्ट लाइक ग्रीस,
रोम, उसने क्या है कि हर देश अपने पुराने कल्चर को, अपने पुराने संस्कृति को छोड़ करके किसी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने में लगे हुए हैं। लेकिन आज भारत की स्थिति देखा जाए तो भारत आज भी वहाँ पर इमूवेबल है जहाँ पर आज़ादी से पहले था। यानी यहाँ पर हमारे जो पूर्वज लोगों का नींव ने तैयार किया, जो फाउंडेशन को रखी इंडियन सिविलाइजेशन का, कल्चर का, वो फाउंडेशन इतना मजबूत है कि उस समय से लेकर आज भी, यानी बिफोर आवर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस, it is immovable. But more and more countries like European countries, just like European countries and Greece, Rome, Babylon, Egypt, all are left their old culture and civilization and follow the new Western culture. But India is movable today. आगे देखें, करा he says that, वे कहते हैं कि, देखिए तो यहाँ पर जो आप he says लिखे हैं, आप चाहें तो यहाँ पर गांधी जी said that भी लिख सकते हैं। He says that civilization is a mode of conduct. Mode मतलब होता है रूप, प्रारूप, तरीका। Conduct which points out man of the path of duty and lesson of morality. गांधी जी कहते हैं कि जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो एक ऐसा कंडक्ट है, एक ऐसा मोड ऑफ कंडक्ट होता है जो हमें यह सिखाती है कि हाउ टू प्रिपेयर टू वर्क फॉर आवर कंट्री विथ आवर मोरलिटी, यानी यहाँ पर नैतिकता के साथ कैसे देश की सेवा कर सके। दिस इज द कॉल्ड सिविलाइजेशन, दिस इज द मोड ऑफ सिविलाइजेशन। इट मीन्स कि सिविलाइजेशन का अर्थ ये कहते हैं गांधी जी कि अगर हर व्यक्ति शिक्षित होकर करके अपने ड्यूटी के अनुसार अपने देश के लिए कुछ करते हैं, देश के लिए कर्तव्य करते हैं, दैट इज नोन एज मोड ऑफ कंडक्ट ऑफ सिविलाइजेशन। आगे कर ही ऑल्सो सेज दैट, वे और भी कहते हैं कि, ये भी कहते हैं कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। इस पॉइंट पे मैंने आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चर्चा किया था, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस स्पीच। गांधी जी सेज दैट आवर माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, इट गेट्स मोर, इट फाइंड्स मोर। यह जितना अधिक पाता है उतना अधिक जीने की चाहत रखता है। यानी हमारा मन एक बेचैन पक्षी की भांति है, बेचैन पक्षी की तरह है, जिसे जितना मिलता है वो और उतना अधिक पाने की चाहत रखता है। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास कुछ पैसे हैं, तो क्या आप संतुष्ट हो? नहीं, नेवर, कभी नहीं। आपको इच्छा लगेगा कि मेरे पास और पैसे आ जाएं। चलिए इन केस कुछ पैसे और आ गए तो क्या आप उतना सेटिस्फाई हो गए? नहीं, आपको फिर लगेगा कि और पैसे आ जाएं। तो इसी सेंस में गांधी ने कहा है कि आवर माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, इट गेट्स मोर, इट फाइंड्स मोर। जितना अधिक चाहता है वो उतना अधिक और पाने की लालसा रखता है। ऐसा इसलिए कहा है कि बिकॉज की आवर कंट्री गोज ऑन 21 सेंचुरी, पीपुल आर मॉडर्नाइज, आवर कंट्री इज डेवलप्ड, सो पीपुल आर मूव्ड इनटू द फिजिकल हार्मोनी एंड फिजिकल हैप्पीनेस। तो इस तरह से क्या देखते हैं कि गांधी जी क्या कहते हैं कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहा जाता है कि बी शुड नॉट अवॉइड, अवॉइड मतलब होता है छोड़ देना, इनकार करना, मना करना, आवर एंशिएंट्स कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। गांधी जी ये भी कहते हैं कि हम भारतवासियों को अपना जो पुराना संस्कृति है, पुराना रीति रिवाज है, जो पुराना कल्चर है, उसे कभी भी अवॉइड करना नहीं चाहिए, मतलब कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ड्यू टू द वेस्टर्न एंड यूरोपियन सिविलाइजेशंस आवर कल्चर इज बिकमिंग बीकर एंड बीकर। अगर हम आज के दौर में इस 21 सेंचुरी में देखें तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो वेस्टर्न कल्चर हैं, वो हम पर इतने हावी होते जा रहे हैं कि धीरे धीरे हमारा कल्चर, हमारा संस्कृति कमज़ोर से और अधिक कमज़ोर होता जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस पॉइंट पर हमें समझना होगा। ये कहाँ से स्टार्ट होता है कि हमारे कल्चर को लॉस हो, ये इस पॉइंट को देखना होगा। और इस पॉइंट को देखने के बाद गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसा उपाय करें कि हमारा देश का जो पुराना कल्चर है, जो पुराना संस्कृति है, वो अभी भी बरकरार रहे, ताकि दूसरे देश का कल्चर हमें अपनाना ना पड़े। क्योंकि ऐसा तभी होगा संभव जब हम पुराने कल्चर को अपनाएंगे, और जब पुराने कल्चर को अपनाएंगे तो देश संकट में पड़ेगा। तो इस बात से गांधी जी हमें दूर रखना चाहते हैं और ये समझाते हैं कि हमें वेस्टर्न कल्चर के नियमों को इंडिया में प्रवेश करने देना नहीं चाहिए।
यहाँ तक कि हम खुद भी इस कल्चर से वंचित रहें ताकि हमारा इंडियन कल्चर सुरक्षित और मजबूत रह सके। आगे देखें, कह रहा इट इज़ वेरी हार्मफुल। हार्मफुल मतलब क्या होता है? हानिकारक, हानि से भरा हुआ। फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। और यही बात कहते हैं हमारे गांधी जी कि अगर हम वेस्टर्न कल्चर को अभी से फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो दिस इज द वेरी हार्मफुल फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, बिकॉज कि आवर वेस्टर्न कल्चर एंड यूरोपियन कल्चर नॉट बेस्ड ऑन डिवाइन पावर, इट इज बेस्ड ऑन इमोरलिटी। सो बी अवॉइड दिस कल्चर एंड बी सेफ आवर फ्यूचर जनरेशन एंड आवर इंडियन कल्चर। कह रहा आवर फोर फादर्स, मतलब फोर फादर्स का साइन आपका होता है एंशियंट, या कह सकते हैं एंसेस्टर्स। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, फोर फादर्स मतलब होता है पूर्वज। और फोर फादर्स वेयर ऑलवेज अगेंस्ट लार्ज सिटीज एंड डिस्यूडेड फ्रॉम लग्जरीज एंड कंफर्ट। कह रहा कि हमारे जो पूर्वज लोग थे वो बहुत पहले से ही बड़े बड़े शहरों की चमक दमक, हाईली टेक्नोलॉजी, साइंस, ये सब के खिलाफ थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े शहरों में जाना, वहाँ के रूप रंग में ढल जाना, वहाँ के सुख सुविधाओं, लग्जरीज को, कंफर्ट को अपनाना, ये सभी बातों से वो इनकार करते थे। क्यों करते थे? ये सोचने वाली बात है। क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम शहरी कल्चर को अपनाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, तो हमें फिजिकल हार्मोनी तो मिल जाएगा, फिजिकल हैप्पीनेस मिल जाएगा, लेकिन वहाँ से क्या होगा कि हमारे जो इंडियन कल्चर है, जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, उसे ठेस पहुँचेगी, वहाँ से वो कमज़ोर होना शुरू होगा। और जैसे जैसे हमारा इंडियन कल्चर कमज़ोर होगा, वैसे वैसे वेस्टर्न कल्चर हमारे भारत पर धीरे धीरे अपना प्रभाव, अपना प्रभुत्व, अपना पावर जमाना शुरू कर देगा। और जिस दिन ऐसा हुआ तो वो दिन दूर नहीं कि फिर हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम होगा। ये सारे पॉइंट्स को गांधी जी ने अपने स्पीच में इसलिए बोला है क्योंकि ताकि हम भारतवासी अभी भी इस पैटर्न को समझें, इस थीम्स को समझें और अपने विदेशी कल्चर को छोड़ करके अपने देश के कल्चर को अपनाना शुरू करें। आगे देखें, या फिर कह रहा है कि गांधी जी ने डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया? ताकि हम सुख सुविधाओं से वंचित रह सकें, हमारे बड़े बड़े शहरों से वंचित रह सकें। बिकॉज, आगे देखें, बिकॉज दीज थिंग्स, ओके, बिकॉज दीज थिंग्स मेक अस बिग। क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे कि अगर हम विदेशी सामानों का प्रयोग अपने कंफर्ट, अपने लग्जरी के लिए करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि मनुष्य क्या हो जाएगा? मशीनों का गुलाम हो जाएगा, मशीनों का अधीन हो जाएगा और हमारा जो शरीर है वो कमज़ोर और निकम्मा हो जाएगा। तो हमारा शरीर मजबूत बना रहे, हम अपने हाथ पैर से काम करें। इसी कारण गांधी जी ने क्या किया कि सुख सुविधाओं को त्याग दिया। हमारे पूर्वज लोग सुख क्या गए कि हर तरह का फैसिलिटी को त्याग दिए। आगे देखें, द वेस्टर्न फिलोसफर, ओके, यानी पश्चिमी देश के एक दार्शनिक ने बहुत ही अच्छी बातें हमारे भारत के लिए बोला है। सेज दैट इंडिया शुड प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। एक वेस्टर्न फिलोसफर ने हमें यह बताया है, हमें यह सीख दी है कि भारत के लोगों का जो लिविंग है वो सिंपल होना चाहिए, लेकिन जो थिंकिंग है, जो मेंटलिटी है, वो हाई होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया इज ए सिंपल कंट्री विथ प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि हम भारतवासियों का जो सोच है वो ऊंचा रहे, हम सिंपल रहेंगे, सादा खाना पीना होगा, सादा रहन सहन होगा, सादा कपड़े होंगे, लेकिन जो थिंकिंग पावर होगा वो काफ़ी हाई होगा। बट टुडे द फिलोसफी इज जस्ट अपोजिट, मीन्स कि आज का हमारा थिंकिंग क्या हो चुका है कि हाई लिविंग एंड प्लेन थिंकिंग। यानी जो वेस्टर्न फिलोसफर ने बोला था कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज जस्ट अपोजिट टुडे प्लेन थिंकिंग एंड हाई लिविंग। यानी पहले के लोगों का मानना था कि हमारा रहन सहन सिंपल हो लेकिन हमारा सोच ऊंचा हो, लेकिन आज इसका उल्टा क्या हो गया है कि हमारा सोच नीचा हो गया है और रहन सहन हम स्टैंडर्ड कर चुके हैं। दिस इज अ वेरी हार्मफुल फॉर आवर इंडियन फ्यूचर। आगे देखें, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर इंडिया। अगर हम इस वेस्टर्न फिलोसफर के थेसिस को, वेस्टर्न फिलोसफर के मोटो को हर भारतवासी अपनाते हैं तो क्या होगा? इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर इंडिया और इंडियंस। ये हमारे भारत के लिए और हर भारतवासियों के लिए बहुत ही उपयुक्त और बहुत ही फायदेमंद साबित होगा।
this is the second part of your speech. It means we can say that this is the second paragraph of your speech in which we write is just like the base of the speech कि what about say गांधी जी about इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। एंड आपका एक बचा लास्ट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं क्या, पैराग्राफ थर्ड, इट मीन्स कंक्लूजन। इस कहानी का, इस स्पीच का क्या निष्कर्ष निकला जरा देखें। एट लास्ट जो कि आपका एक फ्रेज है, आप इसे याद रखेंगे, मतलब और अंत में या अंततः भी होता है। एट लास्ट गांधी जी सेज दैट इंडिया शुड ऑलवेज फॉलो ट्रू होम रूल। और अंत में गांधी जी हमें यह शिक्षा देते हैं, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम भारतवासियों को हमेशा अपना ट्रू होम रूल्स, यानी अपना विदेशी नहीं बल्कि अपने घर का जो रूल है, मतलब हमारे भारत देश का जो कल्चर है, जो भारत देश का ट्रेडिशन है, उसे फॉलो करना चाहिए। इट मीन्स कि इंडिया शुड ओनली द कल्चर ऑफ इंडिया, द ट्रेडिशन ऑफ इंडिया एंड द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, ओनली इंडियन थिंग्स जस्ट लाइक ट्रू होम रूल। आगे देखें, देन आवर कंट्री शुड बी ग्रेट एंड पावरफुल। अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम भारतवासी ऐसा करते हैं कि हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारा सिविलाइजेशन फिर से जीवित हो जाए, फिर से पावरफुल बन जाए, तो वह दिन दूर नहीं होगा कि हमारा देश विश्व के इतिहास में एक सुंदर पन्नों पर लिखा जाएगा, जिसका हम क्या होगा कि आवर कंट्री शुड बी ग्रेट एंड पावरफुल इन द वर्ल्ड विथ इट्स एंशिएंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन। वह दिन दूर नहीं है कि जब भारत इतिहास के पन्नों पर एक ऐसा रूप निखर के लाएगा, एक ऐसा इतिहास लिखेगा कि पुराने भारतीय संस्कृति, पुराने कल्चर का सबसे जीता जाता उदाहरण कौन होगा, तो भारत ही होगा। ऐसा हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया इज द ओनली वन कंट्री हु फॉलोज द एंशिएंट रूल्स, एंशिएंट कल्चर्स एंड एंशिएंट वर्क। इट टीचेज अस टू अदर कंट्री how to use our ancient culture and civilization because India is an agricultural country। यहाँ आप देखें कि कह रहा है कि इंडियन कल्चरल एक्यूपेशन, यानी भारत का देखा जाए तो अभी भी बहुत से लोग अपने कृषि कार्यों में संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। तो अगर हम विदेशी कल्चर को छोड़ करके अपने ट्रू होम रूल्स को या एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन को अपनाते हैं, तो भारत भी क्या होगा, एक महान देश के पन्नों में शामिल होगा। तो इस तरह से क्या देखते हैं कि गांधी जी ने अपने स्पीच के माध्यम से एक ऐसा थीम्स तैयार किया है, एक ऐसा बात बोला है जो हम भारतवासियों को सीखने के लिए है। इस स्पीच से हम एक नॉलेज ले सकते हैं ताकि हम गांधी जी की बातों को फॉलो करें। वेस्टर्न फिलोसफर का जो रूल था, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, इसको फॉलो करें। आवर ट्रू होम रूल्स एंड एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, इसको फॉलो करें, तो हमारा देश सचमुच में एक शक्तिशाली और महान देश के रूप में जाना जाएगा। शो दिस इज द समरी ऑफ योर चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस तरह से क्या देखें बच्चों कि ये जो आपका टॉपिक था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका जो समरी है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो चलिए इस तरह से आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को देख करके ये समझने की कोशिश करें कि कैसे गांधी जी ने अपने आप को मोटिवेट कर करके, डोमिनेट करके हमारे इंडियन कल्चर को और हमारे इंडियन सिविलाइजेशन को जीवित रखा। तो यहाँ से हमें कुछ सीखने को मिलती है, यही सीख आज के इस लेक्चर में आपको मिलता है। तो चलिए बच्चों, अगला टॉपिक इस बुक में क्या होने वाला है मैं आपको जानकारी दे दूँ। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में आपका पोइट्री का लेसन 2 पढ़ाया जाएगा। तो जो बच्चे पोइट्री के लिए इंटरेस्टेड हैं वो दिल थाम के बैठें, क्योंकि अगले लेक्चर में आपका पोइट्री का लेसन 2 होने वाला है, जो और भी बेहतर होगा, नए तरीके से पढ़ाया जाएगा, जिसमें नए नए मीनिंग्स, सारा उसका स्क्रिप्ट, सब चीज़ आपको क्लियरली समझाया जाएगा। जब तक के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल।